तो भाई DNC एक्ट 1940 का आज फाइनली लास्ट टॉपिक है। कौन सा? सेल्स ऑफ ड्रग। देखो ध्यान से, ये सेल्स ऑफ ड्रग सब इसके पहले के हमने सारे पढ़ लिए, हिसाब बता देते हैं। देखो होलसेल पढ़ लिया, रिटेल पढ़ लिया, रिटेल आज पढ़ लेंगे। रिस्ट्रिक्टेड, इसके साथ साथ में कौन कौन सा रिकॉर्ड रखना है, कौन सा रिकॉर्ड कितने साल के रखना है, इसकी बात हम बीच बीच में करते रहे हैं। दूसरा, ड्रग प्रोहिबिटेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स इन इंडिया। इस टॉपिक को हमने प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल में ही हमने, देखो ये टॉपिक 2 बार दिया हुआ है इसलिए कंफ्यूज मत होना। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सर्टेन ड्रग्स, वही सेम टॉपिक ये है, राइट। तो इसकी बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि रिपीट करना चाहिए तो आप बताना, मैं वापस से पढ़ा दूंगा। फाइनली बहुत समय के बाद ये टॉपिक खत्म हो गया पूरी तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर पॉइंट टू पॉइंट इसका समझ में आया होगा। एप्लीकेशन पे विद पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। इवन इस टॉपिक से रिलेटेड, चूंकि टॉपिक बड़ा है, मैंने बताया ना बेटा, एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, जीवन में बहुत ध्यान से चीजों को एक्सेप्ट करना। ये टॉपिक बड़ा सोचो टेढ़ा मेढ़ा है, मैंने बहुत सीक्वेंस से पढ़ा है, उसी सीक्वेंस में पढ़ना। दूसरा, मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है, इनकी टेस्ट सीरीज बहुत ध्यान से पढ़ लेना। टेस्ट सीरीज से चीजें याद हो जाती हैं। जैसे मैंने शेड्यूल की टेस्ट सीरीज बनाई, 3-4 बार आप लगाओगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं उसका आंसर कहां मिलेगा, जब सबमिट करते हैं वहीं नीचे रिव्यू सॉल्यूशन लिख के आता है, टिक करो, सब सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो भाई हम सेल्स की बात कर, रिटेल की बात करते हैं। रिटेल ट्रेड इज स्लोली हैंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन। रिटेल की बात मतलब मेडिकल स्टोर। सिंपल सी बात समझो, तुम मेडिकल स्टोर पे बैठे हो, तुम्हें कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है उनका तुम्हें पता लगेगा। ठीक, तो स्लोली मींस सोली मतलब तुम इंडिविजुअल, मतलब तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में दे दिया गया है, तुम क्वालिफाइड पर्सन हो और तुम्हें दवाओं का सेल करनी है। सिंपल रिटेल की बात की गई है। लाइसेंस शुड बी मेंटेन रजिस्टर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। लाइसेंस मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना है? ड्रग अदर देन शेड्यूल एक्स, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल एक्स के अलावा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आता है तो, शेड्यूल एक्स की बात यहां नहीं कर रहे हैं, तो क्या करोगे? उसके सीरियल नंबर की एंट्री करोगे, प्रिस्क्रिप्शन रख के, किस डेट में आपने दवा दी है, नेम, डॉक्टर का नाम किसने प्रिस्क्राइब किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, किस पेशेंट को दिया है या किसके जानवर को दिया है उसका नाम होगा। नेम, ठीक है, नेम एंड क्वांटिटी, कितनी, कौन सी दवा कितनी क्वांटिटी में दी है, ये सब आपको रखना है। ठीक, फिर शेड्यूल एच एंड शेड्यूल एक्स। अब शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की बात अगर करो तो नेम द मैन्युफैक्चरर, कौन सा मैन्युफैक्चरर है, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट आपको नोट करनी है। सिग्नेचर ऑफ एक्सक्यूज मी, सिग्नेचर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन अंडर हुज सुपरविजन द ड्रग सप्लाइड। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका सिग्नेचर, उसका नाम कि किस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंडर में ये दवा सप्लाई की गई है। ठीक, इफ नॉट कंपाउंडेड इन प्रेमाइसेस, देखो 2 चीजें हैं, कई बार रिटेल शॉप में कंपाउंडेड करके, कंपाउंड मींस हमें बना के रीपैकिंग करके या नया कोई फार्मूला बना के, है ना, हम देते हैं। अगर ऐसा किया है तो अलग, अगर नहीं किया है, नॉट कंपाउंडेड इन प्रेमाइसेस में नहीं बनाया है, तो रिटेल शॉप एंड सप्लाइड इन ओरिजिनल कंटेनर्स, ओरिजिनल कंटेनर्स भी देना है। पर्टिकुलर्स अंडर 1-6 अबव मेंशन द कैश मेमो, मींस 1 से लेके 6 पॉइंट तक जो बात कही गई है, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 16 तक की, वो सारी डिटेल्स आपको, अगर आपने इस दवा को अपने मेडिकल स्टोर में कंपाउंड नहीं किया, बनाया नहीं है, ओरिजिनल पैक में ही आपको बेचना है, और सीरियल नंबर, डेट ऑफ सप्लाई, नेम प्रिस्क्राइबर, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, क्वांटिटी, कौन सी दवा आपने दी है, शेड्यूल एक्स की है, एच की है तो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करके अपना जो कैश मेमो है उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। मींस आपको रखना पड़ेगा 2 साल तक, 3 साल तक। ड्रग बिलोंग्स, अब रिटेल करनी है किस दवा की, जो दवाएं शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 में मेंशन्ड हैं उनकी अगर रिटेल करना है तो क्या ध्यान में रखना है? रिक्वायरमेंट गिवन अंडर 1, 2, 3, 5, 7, देखो 1, 2, 3, 5 और 7 में जो चीजें हैं, ठीक, अब यहां पे ये ध्यान रखना है,
तो उन पॉइंट्स को गिवन अबव अंडर ए के अंडर में कौन सा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 7 को ध्यान में रखना है। आर ऑल्सो फॉर दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग इन एडिशन में क्या करना है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन करनी है। मींस 1, 2, 4, 5, 7 जो पॉइंट है ये दिए हुए, इनके अलावा आपको ये पॉइंट भी मेंशन करने पड़ेंगे, राइट। फिर ऑल अबव एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड कैश क्रेडिट मेमो, जो कैश और क्रेडिट मेमो है आपका, उसमें ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। और एक टाइम पीरियड तक 2 साल 3 साल टाइम पीरियड जो दिया गया है, 2 साल एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ड्रग अंडर शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की। अगर वो दवा आपको बेचनी है तब क्या कंडीशन आएगी। शेड्यूल एच को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग्स नहीं बेची जा सकती, ठीक। दीज ड्रग्स शुड नॉट बी सोल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर सेल ऑफ, ये केस हुआ। और फॉर सेल ऑफ शेड्यूल एक्स के लिए क्या, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी एक्सेप्टेड इन डुप्लीकेट। 2 पार्ट में प्रिस्क्रिप्शन को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक। 1 कॉपी ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड टू रिटेन्ड बाय द लाइसेंसी फॉर 2 years। उस प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी आप मेडिकल स्टोर वाले हो तो आपको 2 साल तक अपने पास रखनी है। उसमें सारी डिटेल होगी, पेशेंट का नाम, पेशेंट की उम्र, डॉक्टर, कौन सी दवा कितने बार खाने के लिए दी गई, सब कुछ। आप जो अपना कैश मेमो मेंटेन करोगे, सीरियल नंबर वगैरह, वो तो मेंटेन करना ही करना है। एडिशनली शेड्यूल एक्स के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की एक डुप्लीकेट कॉपी भी अपने पास रखनी है। ये एडिशनल है, राइट। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल एक्स की दवा के लिए है। तो द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी एक्सेप्टेड टू बी क्लियर राइटिंग एंड साइंड बाय द प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर विद डेट। प्रिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं कि किसी सादे पन्ने पे कोई लेके चला है, बाकायदे डॉक्टर के लेटर हेड पे होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सेप्ट और क्लियरली विजिबल हो। ये नहीं कि चिड़िया उड़ा दो, है ना। नेम ऑफ द पेशेंट और ओनर ऑफ द एनिमल, अगर कोई वेटनरी कोई दवा है शेड्यूल एक्स की, तो ओनर कौन सा है एनिमल का, है ना, या कौन पेशेंट है, वो सब चीजें उसमें इंडिकेटेड होनी चाहिए डॉक्टर के थ्रू। इंफॉर्मेशन इन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कवर टोटल अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी सप्लाइड एंड डोज टू बी गिवन, मींस कितने नंबर ऑफ टैबलेट है, कितने नंबर ऑफ इंजेक्शन, कितने नंबर ऑफ सिरप, जो भी देना है उसमें बाकायदे सारी डोज एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन का चांस ना रहे, ठीक। अब फिर क्या, इंस्ट्रक्शंस ओनली इन राइटिंग बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड बी ऑनर्ड प्रोवाइडेड दे इन अकॉर्डेंस विद द रूल। मींस अगर किसी को दवा देनी है तो कोई सुपरिंटेंडेंट के हाथों से लिखा हुआ लेटर हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का कोई प्रिस्क्रिप्शन हो, तभी मींस जो रूल के अकॉर्डिंग है तभी दवा दी जा सकती है। अदरवाइज दवा, और जिस प्रिस्क्रिप्शन से, जिस लेटर से दवा दोगे, रिकॉर्ड एंड द कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिटेन्ड बाय लाइसेंसी फॉर द पीरियड एट लीस्ट 2 years। मींस 2 साल तक ये कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, है ना। 2 साल तक ये कॉपी आपको अपने पास रखनी है। शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, ड्रग बी केप्ट अंडर लॉक। शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की जो दवाएं हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं दे सकते आप इनको। अलग सेपरेट, स्पेशली शेड्यूल एक्स अलग कप बोर्ड में लॉक एंड की में रखना है। फार्मासिस्ट शुड नॉट अप्लाई एनी सब्स्टिट्यूट टू दीज ड्रग्स। अगर कोई डॉक्टर ने दवा लिखी है, खासकर वो दवा शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स की है, तो उस केस में फार्मासिस्ट को अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है। जो दवा दी है डॉक्टर ने लिखी है, वो दवा आपके पास है तो दो, नहीं है तो सॉरी, बगल वाले में देख लो। मींस सब्स्टिट्यूट नहीं देना है, क्योंकि डॉक्टर ने वहां पे कौन सी काउंसलिंग करी है, किस बेस पे एग्जैक्टली वही सॉल्ट लिखा है। आपके पास दूसरी दवा है तो आप रिकमेंड मत करो, राइट। अगर रिकमेंड करना है, कोई आपका बहुत खास है, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। क्लियर। शेड्यूल एक्स ड्रग्स आर रिकॉर्डेड सीरियली इन रजिस्टर। शेड्यूल एक्स के लिए एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए जिसमें हर ड्रग का अपना एक अल्फाबेटिकल सीरियल नंबर होगा।
जिससे आप शुरू से ही पता लगा लोगे कि ये ड्रग किस नंबर पे लिखी हुई है, फिर वहां पे पूरी डिटेल आपको कि किस पेशेंट को दी गई, कितनी डोज दी गई, कौन से डॉक्टर ने दी, है ना। इस पेज पे शुड बी मेंटेन्ड इन रजिस्टर, कौन कौन सी डिटेल होगी इस पे ध्यान दो। डेट ऑफ परचेज बाय रिटेलर, पहले चीज तो आपने होलसेलर से कब खरीदा, ठीक। दूसरी, कितनी क्वांटिटी आपने मेडिकल स्टोर में रखी, रिसीव की। नेम द एड्रेस ऑफ द सप्लायर, उस होलसेलर और सप्लायर का एड्रेस होगा। नेम क्वांटिटी सप्लाइड टू द पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन। अब दूसरा कि भाई किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, पेशेंट लेके आया, तो किस मेडिकल प्रैक्टिशनर से कितनी क्वांटिटी में आपने पेशेंट को दवा दी। मैन्युफैक्चरर का नेम, कौन से मैन्युफैक्चरर की कंपनी, कौन सा मैन्युफैक्चरर की दवा है, किस बैच नंबर की दवा है, ठीक है, कौन से लॉट नंबर की दवा, ये सब उसी स्ट्रिप पे, उसी पर्चे पे, उसी इंजेक्शन पे, उसी एम्पुल पे सब कुछ लिखा रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट टू हुम सप्लाइड, जिस पेशेंट को आप दे रहे हो वो कौन से एड्रेस पे रहता है। रेफरेंस नंबर, प्रिस्क्रिप्शन अगेंस्ट विच द प्रिस्क्राइब, रेफरेंस नंबर, जिस रेफरेंस के बिहाफ पे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया उसमें रेफरेंस नंबर होता है, उसी रेफरेंस के बिहाफ पे आप जो है दवा उसको डिस्पेंस कर रहे हो। नेम ऑफ डॉक्टर लिखना है। बिल नंबर, कौन सा बिल का नंबर आपने इश्यू किया है। डेट ऑफ रिसिप्ट इशूड, जिस डेट को आपने इशू किया है। सिग्नेचर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, मींस फार्मासिस्ट का सिग्नेचर होना जरूरी है। इतनी सारी चीजें शेड्यूल एक्स की दवा के लिए जो रजिस्टर्ड बनाओगे उस रजिस्टर में मेंटेन करके आपको रखनी पड़ेगी, ठीक। अब कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस कब हो सकता है, अगर किसी भी तरीके से लाइसेंसी ने डीएनसी एक्ट के रूल का वायलेशन किया, किसी भी तरीके से वायलेशन किया, तो फिर यहां पे क्या हो सकता है, आपको पेनाल्टी पड़ सकती है। जो भी अथॉरिटी होगी वो आपके लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड कर सकती है। कुछ लिमिटेड समय का टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे अगर आपने जस्टिफिकेशन दे दिया तब तो आपके लाइसेंस को वापस आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज परमानेंट कैंसिल। इन केस वायलेशन ऑफ द कंडीशन लाइसेंस इशूड, मींस जिस समय आपको लाइसेंस इशू किया जाता है उस समय सारी कंडीशन बता दी जाती हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी आफ्टर गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, लाइसेंसी एक्सप्लेन हर स्टैंड में कैंसिल, सस्पेंड होली और पार्टली लाइसेंस होलसेल रिटेल। मींस जब आपके यहां इंस्पेक्शन हुआ, डीआई गया इंस्पेक्शन करने, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन का अथॉरिटी इंस्पेक्शन करने जाता है, अगर उसको लगता है कि जिस टाइम पे आपने लाइसेंस लिया था जो कंडीशंस आपको बताई गई थी वो फुलफिल नहीं हो रही, उनका वायलेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि आप अपना स्टैंड क्लियर करो कि किन कंडीशन में आपने ये काम किया, मींस ये ऑफेंस किया, ये गलती की, ठीक। और जो गलती है उसकी गंभीरता को देखते हुए कि गलती कितनी बड़ी है। कुछ ड्रग्स का लाइसेंस, मींस देखो कई चीज होती हैं, पूरा लाइसेंस या तो कैंसिल कर दिया जाए या पार्टली कैंसिल किया जाए। पूरा पार्टली कैंसिल में कुछ ड्रग्स जो उस डीआई को लगता है ये नहीं रखनी चाहिए इसके पास, वो ड्रग्स का लाइसेंस, मींस वो ड्रग्स आप फिर फर्दर आप नहीं बेच सकते, मींस आपका आधा लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। पार्टली या फुल्ली, दोनों का कंडीशन है, ठीक है। हाउएवर इफ इट इज प्रूवन लेटर वायलेशन कंडीशन ऑफ लाइसेंसी नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, अगर बाद में पता चलता है कि जो मेडिकल स्टोर वाला है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो जो ऑफेंस हुआ है, जो गलती हुई उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, नॉट इंस्टिगेटेड बाय हिम और लाइसेंसी इज नॉट गिल्टी, मींस क्लियर हो गया कि मेडिकल स्टोर वाले गलती नहीं है। ऑफ एनी सीरियस एक्ट विद इन 12 मंथ, मींस 12 महीने के अंदर ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। इफ इट इज प्रूव द ही सी सिंसियर वायलेशन वाज नॉट इंटेंशनल, अप्लाई द रिकंसिडरेशन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 3 मंथ, है ना, सस्पेंशन या कैंसिलेशन। अगर ये क्लियर हो गया कि भाई मेडिकल स्टोर का जो बंदा है उसकी गलती नहीं है, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ इन सब चीजों में, तो फिर जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उस लाइसेंस को कैंसिल जिसको कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है, फिर उस पॉइंट को रिकंसिडरेशन में कहते हैं ना कि चलो देखते हैं, वापस से हम इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, सारा क्लियर करते हैं, अगर आप गिल्टी नहीं है तो फिर से आपके लाइसेंस को क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट विद इन द 3 मंथ लाइसेंस कैंसिल्ड। मर्ज द मेयर द स्टोरेज एक्सपायरी सैंपल प्रमाइसेस नॉट ऑफेंस अनलेस गिवन और सोल्ड। तो कहने का मतलब 3 महीने के अंदर अंदर फिर आपका जो लाइसेंस कैंसिल किया गया उस पर रिकंसिडरेशन किया जाएगा और सब कुछ ठीक है तो फिर लाइसेंस आपका प्रोवोक हो जाएगा। एक पॉइंट और है कि जो एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं,
एक्सपायरी ड्रग को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखना अपराध नहीं है जब तक कि उसको बेचा ना जाए। ना समझे, एक्सपायरी ड्रग्स हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायरी ड्रग्स देख के आपके यहां एक्सपायर कैसे पड़ी, कोई डीआई आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या आपसे रिश्वत ले सकता है। आपने अलग सेग्रीगेट करके रखा है कि इनको हम डिस्ट्रॉय करवाएंगे और विद ऑफिशियल पेपर, राइट। तो वो एक्सपायर पड़ी हुई हैं। गुनाह कब होगा? जब डीआई ये पकड़ लेगा कि आपने एक्सपायरी ड्रग बेच दी, तो तब तक स्टोर करना गुनाह नहीं है, बेचना गुनाह है, ठीक है। अब देखो लाइसेंस फॉर सेल, कुछ लाइसेंस की डिटेल है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है। फॉर्म नंबर 20, देखो इन सारे फॉर्म नंबर का जिक्र हमने कहीं ना कहीं करके रखा है। चूंकि ये रिटेल में मैक्सिमम इन्वॉल्व है, इसलिए इनकी बात वापस से जितने बार पढ़ो उतना अच्छा। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ड्रग अदर देन शेड्यूल C7X, शेड्यूल C7X के अलावा किसी भी ड्रग का रिटेल करना है तो शुड बी अप्लाइड इन फॉर्म नंबर 20। फॉर्म नंबर 20A प्रीवियस वीडियो हमने रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में बनाया था। शेड्यूल अगर C7X के अलावा रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म नंबर 20A में। 20B की बात करें, होलसेल लाइसेंस ऑफ ड्रग, होलसेल के लिए चाहिए ड्रग्स अदर देन मींस शेड्यूल C7X के अलावा जो ड्रग है उनका अगर होलसेल करना है तो फॉर्म नंबर 20B चाहिए। अगर रिटेल सेल करनी है शेड्यूल X की, उसका लाइसेंस चाहिए तो 20F में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर होलसेल करनी है अगर शेड्यूल X की तो 20G में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर होलसेल लाइसेंस अदर देन शेड्यूल C और C1 फ्रॉम मोटर व्हीकल से अगर करना है तो 20BB पे अप्लाई करना पड़ेगा। रिटेल लाइसेंस शेड्यूल C7 एक्सक्लूडिंग शेड्यूल X, मतलब शेड्यूल C और C1 का खाली रिटेल करना है तो फॉर्म नंबर 21 में। फिर अगर इन्हीं का रिस्ट्रिक्टेड करना है, शेड्यूल C7 का रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस चाहिए तो 21A में, ठीक। अगर होलसेल लाइसेंस चाहिए शेड्यूल C7 ड्रग्स का तो 21B में, होलसेल लाइसेंस या मोटर व्हीकल के लिए C7 में तो 21B चाहिए। शेड्यूल X के लिए मोटर व्हीकल में लाइसेंस मिलता ही नहीं है, राइट। तो ये लाइसेंस और फॉर्म नंबर की बात हुई कि कौन सा फॉर्म नंबर का इस्तेमाल किस तरह के लाइसेंस के लिए करना है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, दिमाग में रखो। इसी के साथ पूरी तरीके से ये पूरा टॉपिक खत्म होता, कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं, कंप्लीटली और पूरी कोशिश की है कि पूरी तरह से आपको ये समझ में आ जाए, राइट। पीडीएफ के साथ एप्लीकेशन पे मैं अपलोड कर दूंगा और इसके मैं सोच रहा हूं कम से कम 8 से 10 मीन्स 100 से 150 क्वेश्चन कम से कम मैं बनाऊंगा ताकि ये टॉपिक आपको रट जाए। जितने बार देखो मैं जितना भी एमसीक्यू बनाता हूं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो ये, क्योंकि देखो वहां पे आप पढ़ते हो, पढ़ के दिमाग लगाते हो, है ना। 3-4 बार पढ़ोगे उसका तो रट जाएगा, राइट। बाकी किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करो, जवाब मिलेगा। ओके, बाय।